गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसा कि आप जानते हैं कि समय-समय पर अनअकैडमी प्लेटफ़ॉर्म टॉपर्स मीट एक कंडक्ट करवाता रहता है। तो उसी सिलसिले में, उसी क्रम में आज मेरे साथ हैं यूपीपीसीएस 2019 बैच टॉपर श्री आलोक कुमार पंकज, जिनका कि चयन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयुक्त परीक्षा 2019 में नायब तहसीलदार के पद पर हुआ है। और आज आलोक जी डिटेल में जो भी एस्पिरेंट हैं, सिविल एस्पिरेंट हैं, उन सबके लिए जो भी एक स्ट्रेटजी आवश्यक होना चाहिए, जो भी एक बुक लिस्ट है या फिर जो-जो हर्डल्स आते हैं एक सिविल एस्पिरेंट के लिए प्रिपरेशन के दौरान, उन सब पर आलोक जी बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे। नमस्कार आलोक जी, आपका स्वागत है हमारे नमस्कार प्लेटफ़ॉर्म पर। विपिन भाई। सबसे पहले थैंक यू। मैं अनअकैडमी की पूरी टीम तथा विपिन भाई को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वह मुझे इस काबिल समझे कि मेरा इंटरव्यू अपने प्लेटफ़ॉर्म पे ले रहे हैं। मेरा नाम आलोक थैंक कुमार यू। पंकज है और मैं वाराणसी जिले का रहने वाला हूँ। मैंने यूपीपीसी 2019 के माध्यम से नायब तहसीलदार का पद पर चयनित हुआ हूँ और मैंने अपना इंटरमीडिएट गवर्नमेंट किंग्स कॉलेज वाराणसी से ग्रेजुएशन ज्योग्राफी सब्जेक्ट से बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी से किया है। उसके अलावा मैंने अपना एमए लोक प्रशासन सब्जेक्ट से इग्नू से किया है। अच्छा, अच्छा। तो आलोक जी सबसे पहले तो हम बहुत सारे अभी बातचीत करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन्स आपसे हमारे सवाल-जवाब होंगे। तो सर्वप्रथम आप अपना बैकग्राउंड बताने का थोड़ा-सा कष्ट करें ताकि जो एस्पिरेंट हैं वो भी समझें कि आपका बैकग्राउंड कैसा रहा है? चूँकि मैं 2010 में ज्योग्राफी ऑनर्स से बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से बीए किया है और बीए करने के बाद ही मैंने सिविल सर्विसेज की तैयारी स्टार्ट कर दिया था। और चूँकि शुरू से बैकग्राउंड होने के नाते मेरे दिमाग में कई अनिश्चितताएँ चल रही थी, जैसे कि एक भ्रांतियाँ हमारे समाज में चलती है कि कहीं न कहीं जो आर्ट्स बैकग्राउंड वाले होते हैं, उनका सिलेक्शन कम हो रहा है और साइंस बैकग्राउंड वालों का सिलेक्शन ज़्यादा हो रहा है। तो कहीं न कहीं कुछ हुँ, हुँ। वैसी भ्रांतियाँ मेरे दिमाग में भी चलती थी। लेकिन बिल्कुल, बिल्कुल। मुझे ये भी लगता था कि अगर मैं ईमानदारी से अगर मेहनत करूँ मैं, तो मुझे सफलता ज़रूर मिलेगी। तो बिल्कुल, इसीलिए बिल्कुल। मैं ईमानदारी से मेहनत करता रहा और कई बार तो कुछ लोग मुझे हतोत्साहित भी किए। कुछ लोग कहें कि नहीं अरे तुम्हारा कुछ नहीं होगा, तुम्हारा तो एकेडमिक बैकग्राउंड बीए है हुँ, हुँ। और तुम कुछ हुँ, कर हुँ। नहीं पाओगे। सबसे मत जाओ, तुम अन्य कोई छोटे एग्ज़ाम की तैयारी कर लो। बिल्कुल, तो बिल्कुल। मैं सोचता था कि नहीं मुझे सिविल सर्विसेज़ में जाना है क्योंकि मेरे बचपन का सपना है। इसीलिए बिल्कुल, मैं सिविल सर्विस की तैयारी कंटिन्यू रखा और बिल्कुल। उसके बाद धीरे-धीरे तैयारी आगे बढ़ती गई और अच्छे लोगों का मुझे साथ मिलता गया और हुँ, मैं हुँ। आज यहाँ पे हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत अच्छी आपने बात बोली है कि आपने जो है अपना मेहनत, अपना निरंतरता जो बनाए रखी और आज उसका एक अप्रतिम जो आपकी सफलता है वो आपके साथ है और हम सब उसको देख पा रहे हैं। और एकदम सही यथार्थ है कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। जब आप कर्म करेंगे तो ईश्वर निश्चित रूप से उसका फल देगा। ठीक है, कभी-कभार थोड़ा समय लगता है और हम आपसे ये भी जानेंगे कि आपका जो बैकग्राउंड है, आपकी जो आप कहाँ से प्रॉपर रहने वाले हैं और आपका जो एक प्रेरणा स्रोत हैं, वो आपके घर में, परिवार में कौन-कौन रहे हैं? कैसा क्या है? थोड़ा बताइए आप? जी, मैं ग्रामीण पृष्ठभूमि से हूँ हुँ, और मेरे पिताजी श्री सुभाष चंद्र वो हुँ। उत्तर प्रदेश सरकार के अंतर्गत वाराणसी जिले जी, में ग्राम पंचायत अधिकारी के पद पे कार्यरत थे जी। और कहीं न कहीं मुझे सिविल सर्विसेज़ में जाने की प्रेरणा उन्हीं से मिली है। जैसे बिल्कुल, कि बिल्कुल। उनका कार्य मेनली पंचायत स्तर पर जो भी सरकारी योजनाएँ थी, उसको हुँ, लोगों तक इफ़ेक्टिवली पहुँचाना था। बिल्कुल, और बिल्कुल। मेरे पिताजी काफ़ी सक्षम तरीके से सारी योजनाओं को लोगों तक पहुँचाते थे, जिससे लोगों को खुशी मिलती थी। उनका काफ़ी मान-सम्मान भी था उनके जो सर्विस एरिया में। उसके अलावा कई बार बिल्कुल। मैं ये देखता था कि एक्सक्यूज़ मी। हाँ, हाँ। बिल्कुल आपने सही कहा कि आपका जो एक बैकग्राउंड है, वो काफ़ी ग्रामीण पृष्ठभूमि से आप रहा है, जैसा कि आप बता रहे हैं। हाँ, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। अ, तो मेरे पिताजी पंचायत स्तर पर जो ग्रामीण जो योजनाएँ थी, उनको लागू हुँ, करवाते थे, अपना हेल्प करते थे देते थे उसमें। उसके हुँ, अलावा मैं कई बार देखता था कि जो लाभार्थी होते थे, वो हमारे घर पे भी हुँ। आ जाते थे। कई बिल्कुल, बार बिल्कुल। सुबह करीब 6 बजे के आस-पास आ जाते थे और रात को करीब 8 या 9 बजे तक आते रहते थे। तो मैं देखता बिल्कुल, था बिल्कुल। कि मेरे पिताजी काफ़ी अच्छे तरीके से उनकी समस्याओं का समाधान करते थे। मैं कई बार ये बिल्कुल, देखा था कि वो लोग रोते हुए आते थे, लेकिन जब ये मेरे घर से जाते थे तो हँसते हुए जाते थे।
तो बिल्कुल, मेरे पिताजी बोलते भी थे कि जो इनके चेहरे की खुशी अगर मुझे दिखाई देती है, मुझे काफ़ी हुँ, अच्छा लगता है, मैं काफ़ी संतुष्टि का भाव आता है। तो कहीं न बिल्कुल, कहीं इन सब बिल्कुल। चीज़ों को मुझे भी ऐसा लगता था कि मैं भी कुछ ऐसा कार्य करूँ, जिससे मैं भी लोगों को खुशी दे सकूँ। मैं भी सरकार की योजनाओं को लोगों तक पहुँचा पहुँचा सकूँ और जिससे लोगों को खुशी मिले और अगर उनको खुशी मिलेगी तो मुझे भी खुशी मिलेगी। और मेरे पापा हमेशा बोलते थे कि काम कुछ ऐसा करो जिससे तुम खुद के साथ-साथ समाज के लिए भी करो। उसके अलावा बिल्कुल, मेरे बिल्कुल। बड़े पिताजी स्वर्गीय प्रेमचंद जो ग्राम पुरोहित घोषणा वाराणसी के में कई वर्षों तक ग्राम प्रधान के रूप में थे। उन्होंने कई हुँ। विकासात्मक कार्य कराए थे। इस हुँ, कारण उनका काफ़ी दूर-दूर तक मान-सम्मान था। उस इस कारण से मैं भी मुझे भी लगता था कि अगर अच्छे काम करूँगा और अच्छी अच्छी बातें करूँगा तो लोग मेरा भी सम्मान करेंगे और लोग मेरी भी बिल्कुल, इज़्ज़त करेंगे। तो कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैं सिविल सर्विसेज़ की नौकरी में जाऊँगा तो मुझे मैं एक जो लोगों की खुशी का कारण बनूँगा, तो वहाँ मुझे रिकॉग्निशन मिलेगा। तो बिल्कुल, बिल्कुल। मुझे लगा कि मुझे सिविल सर्विस जाना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने कि जब हमारा साध्य पवित्र होता है, जब हमारे साधन पवित्र होते हैं, तो निश्चित रूप से जो जब हमें जो उद्देश्य जो भी प्राप्ति होती है, जो लक्ष्य मिलता है, तो निश्चित रूप से वह भी बहुत पवित्र होता है। और मैं आपके इस उत्तर के माध्यम से मैं परीक्षार्थियों से कहना चाहूँगा, जो भी एस्पिरेंट हमें देख पा रहे हैं, कि आपके भीतर, आपके अंतःमन में यदि लोगों के प्रति परोपकारता की भावना है, कुछ आप अच्छा करने की भावना है और ऐसे वर्ग जो वंचित हैं या जो पिछड़े हैं, जो समाज से एक मुख्य धारा में सम्मिलित नहीं है, समाज की मुख्य धारा में और सरकारी जो भी योजनाएँ हैं, आप एक सरकारी तंत्र में सम्मिलित होकर के अगर उन योजनाओं को बेहतर क्रियान्वयन करेंगे, तो ये जो आपका एक परोपकारिता का जो एक उद्देश्य होगा या जो आपको विरासत में मिला हुआ है, जो गुण आपको विरासत में मिले हुए हैं, वो सब परिपूर्ण होंगे। और जैसा कि आपने बताया कि देखिए, आपने जो है अपने पिताजी के जो भी नियमित उनकी दिनचर्या थी, उन सबको देखा आपने और उसको अपने लक्ष्य में उकेरा और आज उसको आपने जो है से उस सपने को आपने साकार कर दिखाया और मेरा विश्वास है कि जब भी आप प्रशासन में पहुँचेंगे, तो आपके जो अपने आदर्श हैं, आपके जो माता-पिता के आदर्श हैं, जो आपके बड़े पिताजी स्वर्गीय श्री प्रेमचंद जी के जो संस्कार हैं, वो ज़रूर आपके साथ चलेंगे। इसके आगे हम ये कहना चाहेंगे कि परीक्षार्थियों को आप यह बात बताइए कि जनरली जो हर्डल्स आते हैं, जनरली जो बाधाएँ आती हैं, एक सिविल एस्पिरेंट के लिए जब परीक्षार्थी जब अपने प्रिपरेशन की शुरुआत करता है, अपनी तैयारी की शुरुआत करता है, तो उन बाधाओं से विस्तार में बताइए? अ अगर आप एक अ एस्पिरेंट होता है, अगर अपनी तैयारी की शुरुआत करता है, हमें तो कई तरीके की बाधाएँ उसके सामने आती हैं। जैसे मानसिक हुँ, समस्याएँ हैं या कुछ स्थानीय समस्याएँ, व्यक्तिगत समस्याएँ, पारिवारिक समस्याएँ, सामाजिक समस्याएँ, कई तरह की समस्याएँ एक एस्पिरेंट के सामने आती हैं। हुँ, लेकिन मुझे लगता है कि सबसे बड़ी समस्या एस्पिरेंट के सामने हुँ, होती है मानसिक समस्या और आर्थिक समस्या। ये दोनों काफ़ी चैलेंजिंग होती हुँ, है एक एस्पिरेंट के लिए। बिल्कुल, बिल्कुल। मानसिक समस्या के लिए यह कह सकते हैं कि हुँ, कई बार स्टूडेंट अनिश्चितताओं का शिकार होता है। जैसे कि मैं अनिश्चितता का शिकार हुआ था। कई भ्रांतियों से ग्रस्त हो चुका था हुँ, कि हुँ, मैं आर्ट्स बैकग्राउंड का हूँ, हुँ, मेरा हो नहीं पाएगा। हुँ, और हुँ, और कई बार ऐसा लगता है कि कई ऐसे लोग हैं जो कई सालों से तैयारी कर रहे हैं, उनका नहीं हो पाया तो मेरा भी नहीं हो पाएगा। तो हुँ, कई हुँ। बार होता है कि हम लोग इन भ्रांतियों के कारण भी विचलित हो जाते हैं काफ़ी। एक तो हमें तुलनात्मक इन भाव जो आता भ्रांतियों है। हमें इन भ्रांतियों से बचना पड़ेगा। उसके हुँ, अलावा जैसे कई बार एस्पिरेंट क्या करते हैं, तैयारी तो शुरू कर देते हैं, लेकिन हुँ, प्रॉपर वे में तैयारी नहीं हुँ, करते हैं। कुछ भी हुँ, जो भी हुँ, समझ हुँ, में हुँ, आता है, वह वो चीज़ पढ़ लेते हैं और उनका सफलता उनको नहीं मिलती है। तो मैं उनसे ये भी अनुरोध करना चाहता हूँ हुँ, एस्पिरेंट हुँ। से कि एक प्रॉपर वे में तैयारी करें, सही चीज़ पढ़ें, सही तरीका का गाइडेंस लें, जिससे सफलता उनकी काफ़ी आसान हो जाएगी। और बिल्कुल, बिल्कुल। और मैं एक बात ये जानना चाह रहा हूँ कि आपने सिविल सर्विस में आने का मन कब बनाया? और लगभग आपको सफल होने में लगभग कितना समय लगा? चूँकि बचपन से ही मैं सिविल सर्विसेज़ में जाना चाहता था या सिविल सर्विसेज़ जैसी कुछ जॉब करना चाहता था। तो सपना तो हुँ, बचपन में ही जनरेट हो गया था, लेकिन हुँ, हुँ, इंटरमीडिएट के दौरान लगभग डिसाइड कर लिया था कि मुझे सिविल हुँ, सर्विसेज़ में जाना है। और ग्रेजुएशन जब मैं कर बीए जब मैं कर रहा था, तो हुँ, अनफॉर्चुनेटली मैं
बीए में फर्स्ट ईयर बीए के पार्ट 1 में मैं फेल भी हुआ था, लेकिन तो भी मैं मेरे अंदर सपना पनपता रहा और काफ़ी दुखद 2010 रहा में जब होगा मैं उस समय। जी, जी, काफ़ी दुखद रहा और शुरू-शुरू में जब फेल हुआ था तो कई लोगों ने मेरी आलोचनाएँ की। हालाँकि फेल मैं अपनी गलती से हुआ हूँ। मेरी हुँ, कमियाँ थी, मैंने सही से पढ़ाई नहीं किया था, मेरा रूटीन सही नहीं था। मैंने एक प्रकार हुँ, से कह सकते हैं कि अ, जो जो सिलेबस है उसको हल्के में लिया था, इसी कारण मैं फेल हुआ हुँ, था, जिससे मैं हुँ, मुझे लगता है कि मैं अवसादग्रस्त भी हो गया था और हुँ, उस समय लेकिन मेरे माँ-बाप और मेरे भाई और मेरे दोस्तों ने काफ़ी सहयोग दिया, स्पेशली मेरे पिताजी, जिन्होंने कभी भी मेरे ऊपर विश्वास करना नहीं छोड़ा, हुँ, उम्मीद करना नहीं छोड़ा। वो हमेशा हुँ, ये हमेशा जानते थे कि मैं ज़िंदगी में कुछ करूँगा, हमेशा उसके लिए मुझे मोटिवेट करते थे। हुँ, तो पिताजी का तो मेरे लाइफ़ में बहुत बिल्कुल, ही अहम योगदान है और कहीं न हुँ, कहीं इन लोगों के मोटिवेशन का ही परिणाम रहा कि मैं उस अवसादग्रस्त जीवन से उभरा और सन 2010 में मैंने ग्रेजुएशन किया। उसके बाद मैंने प्रॉपर सिविल सर्विसेज़ की तैयारी स्टार्ट किया और वही शुरू-शुरू में तैयारी करने के दौरान अनिश्चितताओं का भाव तो था, लेकिन हुँ, हुँ, दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण मैं मेहनत करता रहा और 2013 हुँ, में हुँ, मेरी एसएससी में ऑडिटर के पद में भोपाल में चयन हुआ, जो हुँ, हुँ, जहाँ पे आपसे मुलाकात हुई मेरी और आपसे अच्छी दोस्ती बिल्कुल, हुई। बिल्कुल, तो चूँकि जब मैं ऑडिटर के पद पे जॉइन हुआ भोपाल में, तो शुरुआत में मुझे टाइम मैनेजमेंट की काफ़ी प्रॉब्लम हुई क्योंकि सुबह 10 से हुँ, लेके शाम को 6 बजे तक ऑफ़िस में काम करना होता था। फिर शाम को आके हुँ, एक प्रोफ़ेशनल माइंडसेट से बाहर निकल कर एक स्टूडेंट माइंडसेट में जाकर प्रिपरेशन करना था, हुँ, जिससे मुझे काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। तो शुरू-शुरू में कुछ समय तक बिल्कुल, बिल्कुल, तैयारी से काफ़ी दूर हो गया था। लेकिन मुझे याद है कि हुँ, जैसे हुँ, विपिन भाई आप ही मुझे काफ़ी मोटिवेट करते थे, काफ़ी समझाते थे कि आलोक भाई आप इतना तैयारी किए हैं, आप तैयारी मत छोड़िए, आप तैयारी हुँ, कीजिए, लगे रहिए। उसके हुँ, अलावा मेरे मित्र हेमंत कुमार और सर्वेश यादव और मयंक हुँ, मिश्रा, ये लोग भी मुझे हुँ, हमेशा मोटिवेट करते रहते थे कि आलोक भाई तैयारी कंटिन्यू रखिए, आपने काफ़ी टाइम दिया है तैयारी के को लेकर, आपका सपना भी है, तो आप तैयारी करते हुँ, रहिए। तो कहीं न कहीं मेरे अच्छे दोस्तों के मोटिवेशन का परिणाम रहा कि मैं पुनः तैयारी स्टार्ट कर दिया और बिल्कुल, बिल्कुल, तैयारी करते रहा और उसके बाद 2015 में मैं डिविजनल अकाउंटेंट के पद पर प्रयागराज में मेरी पोस्टिंग हो गई। उसके हुँ, बाद शुरू-शुरू में ट्रेनिंग के कारण मेरी तैयारी थोड़ी समय के लिए बाधित रही, लेकिन उसके बाद मैंने अपनी तैयारी फिर कंटिन्यू कर ली। तो बिल्कुल, बिल्कुल, तैयारी मेरी अनवरत चलती रही, हालाँकि सन 2012 में पहली बार मैंने यूपी पीसीएस का मेंस लिखा था, हुँ, लेकिन मैं मेंस क्वालीफाई किया सन 2017 में। तो बिल्कुल, कहीं न बिल्कुल, कहीं 5 साल का गैप हुआ। 2017 में मैं मेंस क्वालीफाई कहीं न कहीं इसके पीछे रीज़न ये था कि मेरी तैयारी जो थी प्रॉपर वे में नहीं थी। कहीं न कहीं मैं कई तरह की बिल्कुल, कमियाँ करता था, जिसके बिल्कुल, कारण बिल्कुल, मुझे सफलता नहीं मिल पा रही थी। तो मैंने बिल्कुल, धीरे-धीरे अपने दोस्तों के सहयोग से, गुरुजनों के आशीर्वाद से और एक अच्छे गाइडेंस से मैंने अपनी कमियों को दूर करने का प्रयास किया। और जैसे-जैसे मैंने बिल्कुल, कमियाँ दूर करना शुरू किया, वैसे-वैसे मुझे सफलता मिलती गई। जैसे मैं जब 2017 का मेंस लिख रहा था, तो मैंने उसमें कुछ कमियाँ दूर किया, तो जिससे हुँ, एटलीस्ट उस 2017 में मैंने इंटरव्यू दे पाया था। लेकिन बिल्कुल, अनफॉर्चुनेटली बिल्कुल, मैं फाइनल सिलेक्शन नहीं ले पाया था। बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल, थोड़ी और कमियाँ मैंने दूर किया, तो 2018 में मैंने इंटरव्यू भी दिया और सिलेक्शन भी लिया। मेरा 2018 हुँ, यूपी पीसीएस 2018 के माध्यम से मेरा कमर्शियल टैक्स ऑफिसर पद पे चयन हो चुका है। उसके हुँ, बाद थोड़ी और मैंने कमी दूर किया, तो यूपी पीसीएस हुँ, 2019 के माध्यम से मेरा नायब तहसीलदार के पद पे चयन हुआ। चूँकि बिल्कुल, बिल्कुल, मैं बचपन से ही प्रशासनिक सेवा का भाग बनना चाहता था, तो हुँ, इसीलिए चूँकि जो नायब तहसीलदार का जो सेवा का स्वरूप है वो प्रशासनिक स्तर का हुँ, है, तो कहीं न कहीं मैं नायब तहसीलदार की तरफ मेरा झुकाव ज़्यादा है। बिल्कुल, तो बिल्कुल, इसीलिए मैंने अपने अंदर कमियाँ जैसे-जैसे कमियाँ दूर करता रहा, वैसे-वैसे मुझे हुँ, सफलता मिलती गई। तो इसीलिए बिल्कुल, मेरा जो भी एस्पिरेंट है, उनसे अनुरोध है कि अगर आप सही तरीके से तैयारी करना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपनी कमियों को सॉर्ट आउट कीजिए और एक अच्छे गाइडेंस के सुपरविज़न में आप अपनी कमियों को दूर करने का प्रयास कीजिए। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत काम की बात आपने बोली है कि आपने जो निरंतरता थी, आपने उसको भंग नहीं किया और देखो कहा भी जाता है कि जो बहता हुआ पानी होता है, वो बहुत निर्मल होता है, वो एकदम पेय होता है।
तो आपने बहुत अच्छा काम ये किया कि आपने तैयारी को ब्रेक नहीं दिया, समय-समय पे आपके सिलेक्शन होते रहे। आपने मेरे साथ भी 2013 में एजी ऑफिस भोपाल को जॉइन किया एज़ एन ऑडिटर। हम लोग एक ही बैच से थे और लगभग हमें लगता है कि ये मेरा सौभाग्य था, मैं लगभग आपके साथ 2 वर्ष मुझे काम करने का मौका भी मिला। बहुत कुछ आपसे सीखने को भी मिला और मैं आपके इस इंटरव्यू के माध्यम से सिविल एस्पिरेंट से यही बात बोलना चाहूँगा कि यदि सफलता देर-सवेर थोड़ा-सा दर्शन अपना अपना जो मुखड़ा है वो थोड़ा देर से दिखा पा रही है, तो उसमें आप घबराइए मत, क्योंकि जो असफलताएँ होती हैं वो भी एक सीढ़ी का काम करती हैं। कई बार मैंने व्यावहारिक जीवन में ये देखा है कि जो अभ्यर्थी, परीक्षार्थी जो होते हैं, तो जनरली 1 साल, 2 साल, 3 साल तक प्रयास किया अगर देखा कि अब हमारा फाइनल नहीं हो पा रहा है, तो वहाँ जो है क्विट कर जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि आपने जो वेस्ट किया है, उतना समय आपने ज़ाया किया है, अब पीछे हटने से फ़ायदा नहीं है। और भी वैसे भी कहा जाता है कि जो जो वीर होते हैं वो हमेशा आगे बढ़ते हैं और जो कायर होते हैं वो हमेशा पीछे हटते हैं, ठीक है? तो हमेशा जो है आप एक वीरता का परिचय दीजिए और हमेशा आगे बढ़िए, निरंतर रहिए, बिल्कुल। अच्छा मैं एक बात ये जानना चाहूँगा आलोक जी कि जब आपने लगभग 2012 से 2017 लगभग 5 साल आपने लगातार मेंस लिखा और 5वीं बार जब आपको सफलता मिली, तो ये बताइए कि उस 4 साल जब आपको सफलता नहीं मिली और आप अनवरत मेहनत करते रहे, तो ऐसा कौन-सा फैक्टर था जिससे आप मोटिवेट आप बने रहे? वो फैक्टर जो है परीक्षार्थियों से आप शेयर कीजिएगा। जी, जी। चूँकि हुँ, मैं 2012 से लेके 2017 तक लगातार मेंस लिखा, लेकिन तब भी मुझे सफलता हुँ, में नहीं मिली। तो मैं प्रॉपर तरीके से तैयारी नहीं करता था, प्रॉपर सिलेबस को नहीं फॉलो करता था, प्रॉपर गाइडेंस को फॉलो बिल्कुल, नहीं करता था। तो सही चीज़ ना बिल्कुल, करने के बिल्कुल। कारण मेरी सफलता डिले हुई। हाँ, लेकिन मेरी हुँ, सफल जो मैं तैयारी को कंटिन्यू रखने के पीछे सबसे है मेरा जो बचपन का जो ख्वाब था सिविल सर्वेंट का पार्ट बनना, उसके अलावा सबसे मेरे बिल्कुल, लिए बिल्कुल। महत्वपूर्ण चीज़ थी मेरे ग्रुप का साथ। मुझे एक बिल्कुल, ऐसा बिल्कुल। ग्रुप मिला था, जो मुझे कभी बिखरने नहीं दिया और सौभाग्यवश उस ग्रुप में विपिन कुमार तिवारी आप भी उसके बहुत ही अहम मेंबर थे, हैं अभी भी हैं हुँ, और उसके अलावा डॉक्टर विश्वपाल सिंह, ट्रेज़री ऑफिसर, बिल्कुल, मनोज पटेल, डीपीआरओ, योगेश कुमार गौर, एसडीएम, रामकृष्ण भारद्वाज, डिस्ट्रिक्ट ऑडिट ऑफिसर, पंकज बिल्कुल। पांडे, मैनेजर इन इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट इन उत्तर प्रदेश, हुँ, अंकित गुप्ता, एनफोर्समेंट ऑफिसर इन लेबर डिपार्टमेंट, बिल्कुल, हिमांशु बिल्कुल। श्रीवास्तव, कमर्शियल टैक्स ऑफिसर। ये लोग हुँ, क्या है मेरे ग्रुप के बहुत ही महत्वपूर्ण सदस्य रहे हैं और कहीं न कहीं बिल्कुल, बिल्कुल। हम सभी लोग एक-दूसरे का हमेशा ख्याल रखते थे। हमेशा बिल्कुल, एक-दूसरे को सोचते थे कि वो सेलेक्ट हो जाए, हम भी सेलेक्ट हो, वो भी सेलेक्ट हो और एक डिसिप्लिन हुँ, मेंटेन करते थे। हम लोग बिल्कुल, पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से करते थे, साथ में आंसर राइटिंग करते थे और बिल्कुल, प्रीलिम्स बिल्कुल। के लिए मॉक पेपर सॉल्व करते थे, साथ में मॉक इंटरव्यू भी करते थे और बिल्कुल, कई बार हम लोग साथ में घूमने भी जाते थे। एक बिल्कुल, बार बिल्कुल। मुझे याद है 2018 में जब प्रीलिम्स का एग्ज़ाम पोस्टपोन हुआ था, तो हुँ, हुँ, मैं और हमारे ग्रुप के सदस्य वो शिमला शिमला गए थे घूमने, शिमला से हम लोग मनाली गए, हुँ, उसके बाद हुँ। कुल्लू भी रास्ते में पड़ा था, उसके अलावा रोहतांग बिल्कुल, पास तक बिल्कुल। भी गए थे। उसके अलावा 2019 की जब हम लोग तैयारी कर रहे थे, तो हम लोग भूटान घूमने का भी प्लान बनाए थे। लेकिन किसी कारणवश हम लोग भूटान घूम नहीं पाए। हाँ, हालाँकि हम लोग साथ में मस्ती भी किया करते थे, कंट्रोल वे में मस्ती किया हुँ, करते थे। लेकिन हम लोग हुँ। ये भी ध्यान रखते थे कि सभी लोग की पढ़ाई प्रॉपर चलती रहे और उसमें ये भी ध्यान रखते थे बिल्कुल, कि कोई भी व्यक्ति अगर लापरवाही कर रहा है, तो सभी लोग उसको मिल के समझाते थे। कहते थे कि ऐसे नहीं करना चाहिए, बिल्कुल, अगर ऐसे करोगे तो सफलता नहीं मिलेगी। तो सब एक-दूसरे का ख्याल रखते थे। कहीं न कहीं एक एक कलेक्टिव कोऑपरेशन के कारण ही परिणाम स्वरूप परिणाम रहा है कि सभी लोग हमारे ग्रुप के आज पीसीएस अधिकारी हैं और मुझे पूरी उम्मीद बिल्कुल। है कि आगे भी जो भी वांछित पोस्ट अगर नहीं पाए हैं, तो वांछित पोस्ट भी पा जाएँगे। हुँ, और मेरा ये हुँ, अनुरोध भी है सारे स्टूडेंट से कि आप लोग भी एक एक छोटा या बड़ा एक डेडिकेटेड ग्रुप बनाइए। जिससे क्या है कि बिल्कुल, आप एक कलेक्टिव स्तर पे प्रिपरेशन करें सही तरीके से। क्योंकि कई बार होता क्या है कि हम कुछ चीज़ बिल्कुल, सोच लेते हैं, कोई प्रॉपर स्ट्रेटेजी सोच लेते हैं, लेकिन वो स्ट्रेटेजी हमारे हिसाब से सही रहती है, लेकिन वास्तव में सही नहीं होती है। लेकिन अगर आपके पास ग्रुप होगा बिल्कुल, बिल्कुल, तो 4 लोग मिलके जो स्ट्रेटेजी बनाएँगे, वो स्ट्रेटेजी मुझे लगता है इंडिविजुअल स्टडीज़ ज़्यादा बेटर होगी। एक ग्रुप अगर रहे तो काफ़ी अच्छा होता है। हालाँकि पढ़ाई का सबका अपना तरीका होता है। हुँ, लेकिन मेरी तैयारी में बहुत ही अहम रोल मेरे ग्रुप ने प्ले किया है। बिल्कुल, उसके बिल्कुल। अलावा
उसके अलावा तो तैयारी के दौरान जैसे जब मैं डिविजनल अकाउंटेंट के पद पे वाराणसी में तैनात था, तो उस दौरान जो मेरे कुछ हुँ, सीनियर्स हैं जैसे के.एम. श्रीवास्तव सर, श्री रविंदर वर्मा सर, श्री शिवशंकर सिंह सर, इन्होंने काफ़ी मेरी हेल्प किया था। मेरे एक्चुअली कई बार बिल्कुल। होता है कि हम लोग के कई टेक्निकल काम करने होते हैं ऑफ़िस में, तो कुछ मानसिक हुँ, जो प्रेशर भी उत्पन्न होता है, लेकिन इन्होंने जो मानसिक हुँ, प्रेशर है उसको कभी उसको उत्पन्न होने नहीं दिया, हमेशा मेरी हेल्प किया, जिससे बिल्कुल, 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 प्रोफ़ेशनल स्तर पे मुझे कई कम समस्याएँ हुई, जिससे मेरी तैयारी कंटिन्यू हो पाई। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत अच्छी बात आपने बोली है। देखो मैं परीक्षार्थियों से एक बात कहना चाहूँगा आपके इंटरव्यू के माध्यम से। अच्छे मित्र एक आईने की तरह होते हैं, एक दर्पण की तरह होते हैं कि आपके अंदर जो भी अच्छाइयाँ हैं, जो भी कमियाँ, वो सब कुछ नज़र आ जाती हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि अच्छे मित्र आपके अच्छे फ्रेंड्स हों, 2 हों, 3 हों, एक अच्छा ग्रुप आपका बनेगा। तो निश्चित रूप से जब उस समय जब आप कभी असफल होंगे, जब आप कभी डिप्रेस्ड होंगे, तो उस सिचुएशन में अच्छे मित्र आपका हमेशा साथ देंगे, है ना? और एक हिंदी गीत आपने सुना होगा, बड़ा अच्छा गीत है, यूँ ही कट जाएगा सफ़र साथ चलते-चलते, मंज़िल आएगी नज़र। एकदम सही बात है कि हमेशा जब आप साथ-साथ चलते हैं और अच्छे लोग होते हैं, आपके वैचारिक धरातल पर उनसे जो है एक विचार मिलते-जुलते होते हैं, तो निश्चित रूप से ऐसे मित्र आपके आगे बढ़ने में हमेशा सहायक होते हैं और दोनों तरफ लाभ होता है। आपको भी लाभ होगा और आपके जो मित्र हैं, जो आपके साथी हैं, उनको भी लाभ होगा। आलोक जी बहुत ज़बरदस्त आपने जो है अपने ग्रुप का जो है वर्णन किया है और ये मेरा सौभाग्य है, मैं भी उस ग्रुप का एक हिस्सा था। तो मैं भी यूँ कहूँ कि मेरी भी सफलता जो है, वो भी उसी ग्रुप से निर्धारित हुई है। अच्छा अगला जो मेरा प्रश्न रहेगा वो ऐसा रहेगा कि परीक्षार्थी सोच रहे होंगे कि ये जो है अभी तक बुक्स लिस्ट वगैरह पे नहीं आए हैं। तो आप जो है जो एस्पिरेंट हैं, इनके लिए प्रीलिम्स के लिए अलग, मेंस के लिए अलग और इंटरव्यू के लिए अलग, जो भी टिप्स हैं, जो भी बुक लिस्ट हैं, वो आप शेयर कीजिएगा और बिल्कुल आपने जो आपका ऑप्शनल विषय रहा, आपका जो वैकल्पिक विषय भूगोल था, उसको भी साथ में लेते हुए। आप जो है विस्तार से थोड़ा-सा बुक लिस्ट का और अपनी जो स्ट्रैटेजी है, उनका एक वर्णन कीजिएगा। जी, जो यूपीपीएससी की जो परीक्षा होती है वो 3 स्तर में होती है। प्रीलिम्स स्तर में, मेंस स्तर में और इंटरव्यू स्तर में। प्रीलिम्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है और मेंस में सब्जेक्टिव मतलब लिखने वाला बिल्कुल, पेपर होता है बिल्कुल, और इंटरव्यू में पर्सनालिटी बिल्कुल, टेस्ट होता है। प्रीलिम्स के बिल्कुल, लिए मैंने प्रीलिम्स मेनली जो कॉन्सेप्ट और फैक्ट बेस्ड होता है। तो मैंने बिल्कुल, जो बिल्कुल, भी अपनी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और फैक्ट को मदद करने का प्रयास किया। उसके लिए मैंने जो बेसिक किताबें हैं, जैसे पॉलिटी के लिए मैंने लक्ष्मीकांत पढ़ा था हुँ, और हिस्ट्री के लिए मैंने स्पेक्ट्रम पढ़ा था। उसके अलावा ओल्ड एनसीईआरटी जो बिपिन चंद्रा की है, उसको मैंने पढ़ा था। उसके अलावा ज्योग्राफी के लिए मैंने महेश बनवाल पढ़ा था। महेश बनवाल के साथ-साथ मैंने जो एनसीईआरटी है, उसको पढ़ा था। 11th और 12th की एनसीईआरटी बहुत अच्छी दिया हुआ है। बिल्कुल, बिल्कुल, उसके बिल्कुल, अलावा उसके अलावा साइंस के लिए मैंने लूसेंट का सहारा लिया था और करंट अफेयर्स के लिए मैंने परीक्षा मंथन और घटना चक्र को पढ़ा था और उसके अलावा डेली जो न्यूज़पेपर है मैं वो भी देखता था और उसके अलावा कुछ बिल्कुल, बिल्कुल, जो वीडियो चैनल हैं जैसे ओनली आईएएस या स्टडी बिल्कुल, आईक्यू, बिल्कुल, ये भी मैं सुनता था, ये भी बिल्कुल, काफ़ी मेरे लिए हेल्पफुल रहे हैं। और सबसे बिल्कुल, महत्वपूर्ण बिल्कुल, बात ये है कि प्रीलिम्स एग्ज़ाम के करीब 20-25 दिन पहले से ही हम लोग मॉक प्रैक्टिस करते थे ग्रुप में, बिल्कुल, ताकि साथ-साथ जो है एक-दूसरे को प्रैक्टिस इवैल्यूएट करते कर थे। सकें। हुँ, हुँ, हाँ, और हुँ, हम लोग करीब 20 से 25 हम लोग मॉक पेपर सॉल्व कर ले जाते थे, ताकि हमें बिल्कुल, एक ग्राउंड जो अपनी जो सच्चाई है पता चले कि हम कितनी तैयारी मेरी है और कहाँ-कहाँ हुँ, हमें सुधार करना है, हमें इसका एहसास हो जाता था। तो कहीं न बिल्कुल, कहीं बिल्कुल, लास्ट में मॉक प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए जो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। उसके बाद हुँ, आता है मेंस पेपर। मेंस की परीक्षा थोड़ी ब्रॉड स्तर की होती है। यहाँ पे क्या है कि आपकी जो अभिव्यक्ति है, लिखने के फॉर्म में वो चेक की जाती है, इस चीज़ को आप हुँ, कैसे पन्ने पे आप उकेर सकते हैं, ये हुँ, देखा जाता है। हुँ, तो इसमें 4 पेपर होते हैं, 4 पेपर में पहले पेपर के लिए मैंने एक पेपर पढ़ा था, जो हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम पढ़ा था। उसके अलावा जो ओल्ड एनसीईआरटी बिपिन चंद्रा की है, उसको पढ़ा था। मेरा अनुरोध है स्टूडेंटों से कि जो स्पेशली मेंस के लिए जो बिपिन चंद्रा की ओल्ड एनसीईआरटी है, उसको ज़रूर पढ़ें, बहुत ही हुँ, हेल्पफुल है। उसके अलावा बिल्कुल, ज्योग्राफी के बिल्कुल, लिए एनसीईआरटी बहुत सफिशिएंट है, ज़रूर पढ़ें उसको। उसके अलावा जो सेकंड पेपर के लिए पॉलिटी
और बेरेट पढ़ा था। कुछ इंपॉर्टेंट जो केसेस होते हैं, जो जनरली न्यूज़पेपर में हमें सुनने को मिलते हैं, या फिर जो इंपॉर्टेंट जो केसेस हैं, उसके बारे में बेरेट में अच्छे तरीके से दिया होता है। हमें एक बार अच्छे तरीके से जो भी इम्पोर्टेंट, मैं नहीं कह रहा हूँ बेरेट बहुत बड़ा है, पूरे बेरेट पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो भी इम्पोर्टेंट जो केसेस हैं उनको आप अच्छे से पढ़िए। आप बहुत अच्छा दिया हुआ है। उसके अलावा इंटरनेशनल रिलेशन के लिए जो करंट अफेयर्स है, उसको अच्छी तरीके से पढ़िए आप। जो भी इम्पोर्टेंट जो रिलेशन, जैसे इंडिया चाइना, इंडिया पाकिस्तान, इवन इंडिया यूएसए, इंडिया रसिया और इंडिया नेपाल, तो ये सब जो इनके इन देशों के साथ जो इंडिया के रिलेशन हैं, उससे संबंधित जो न्यूज है उसको आप तैयार कीजिए और नोट डाउन करने का प्रयास कीजिए। उसके अलावा थर्ड पेपर है, सॉरी फोर्थ पेपर में मेनली एथिक्स का पेपर है। एथिक्स का मेन मुख्य उद्देश्य है कि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके अंदर एथिकल क्वालिटी डेवलप करना है, बिल्कुल बिल्कुल जी। तो जैसे बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए तो मैंने लेक्सिकॉन की बुक पढ़ी थी। उसके अलावा मैं आंसर लिखते वक्त ये ध्यान देता था कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ मेरा जो व्यवहारिक नॉलेज है, जो मैं अपने लाइफ से सीखा हूँ, उसका भी मैं प्रयोग करता था। उसके अलावा कई बार जो भी इम्पोर्टेंट जो करंट अफेयर्स है उसका भी प्रयोग करता था मैं। बिल्कुल। तो मेरे लिए काफी हेल्पफुल रहा। उसके अलावा केस स्टडी सॉल्व करने के लिए हमें ये ध्यान देना पड़ेगा, केस स्टडी में एक्चुअली केस स्टडी का मुख्य उद्देश्य होता है कि आपकी डिसीजन मेकिंग कैसी है। तो एक अच्छे डिसीजन मेकिंग के लिए आपको केस स्टडी अच्छी तरीके से पढ़ के समझना होगा। उसके बाद जो भी ऑप्शन है उनको शॉर्ट आउट करना पड़ेगा और क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन का प्रॉपर वे में आंसर देना पड़ेगा। आंसर देते वक्त ये ध्यान देना चाहिए कि आंसर लीगली, एथिकली, मोरली करेक्ट हो। तो ऐसे मैंने एथिक्स का मैं आंसर देता था। उसके अलावा आते हैं ऑप्शनल पे, क्योंकि मेरा ऑप्शनल ज्योग्राफी सब्जेक्ट रहा है। ज्योग्राफी का भी ब्रॉड सब्जेक्ट रहा है, लेकिन अगर अच्छे तरीके से ज्योग्राफी की तैयारी की जाए तो स्कोरिंग भी रहता है। और जैसे ज्योग्राफी में मैंने 2 पार्ट में ज्योग्राफी होता है, एक फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर। फर्स्ट पेपर मेनली कंसेप्चुअल पार्ट होता है। कंसेप्चुअल पार्ट में कई चीजें हैं, जैसे कि फिजिकल ज्योग्राफी है। फिजिकल ज्योग्राफी के लिए मैंने सिंह की बुक पढ़ा था। हाँ, कुछ सिलेबस के कुछ पार्ट हैं जो फिजिकल ज्योग्राफी में नहीं दिए हुए हैं, उसके लिए हम लोग सविंदर सिंह की ही जियोमॉर्फोलॉजी को रिफर कर सकते हैं। उसके अलावा ह्यूमन ज्योग्राफी के लिए माजिद हुसैन की बुक है। उसके अलावा ज्योग्राफिकल थॉट्स के लिए भी माजिद हुसैन की बुक है। हाँ, इसके अलावा आर.डी. दीक्षित की भी बुक ली जा सकती है। उसके अलावा इकोनॉमिक ज्योग्राफी के लिए अलका गौतम की बुक मैंने पढ़ा था। और सेटलमेंट ज्योग्राफी के लिए मैंने माजिद हुसैन की बुक पढ़ा था। उसके अलावा मॉडल इन ज्योग्राफी के लिए मैंने माजिद हुसैन की ही बुक पढ़ा था। और उसके अलावा जो भी कुछ पॉलिटिकल ज्योग्राफी है उसके लिए जो करंट अफेयर्स हैं उसका मैंने सहारा लिया था। जैसे कई बार इंडिया पाकिस्तान, इंडिया चाइना, इंडिया यूएसए की रिलेशन पूछ देता है, तो मैं करंट अफेयर्स के जरिए उसके आंसर देता था। उसके अलावा सेकेंड पेपर में इंडियन ज्योग्राफी के लिए डी.आर. खुल्लर मैंने पढ़ा था। और डी.आर. खुल्लर को थोड़ा सिलेबस वाइज पढ़िए। हाँ, कुल मिला के मैं यहाँ ये भी बोलना चाहता हूँ कि चूंकि किताबें भले मैंने इतनी गिनवा दिया है, लेकिन जो भी आप पढ़िए आप सिलेबस के अनुसार पढ़िए, क्योंकि कई ऐसी चीजें जो सिलेबस के बाहर की चीजें हैं तो उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसको सबसे महत्वपूर्ण चीज ज्योग्राफी में ध्यान रखने की वाली बात होती है कि जो भी पर्टिकुलर क्वेश्चन से संबंधित जो भी एग्जैक्ट डायग्राम है उसको हमेशा बनाने का प्रयास कीजिए। डायग्राम या मानचित्र या कुछ भी जो भी उससे जरूरी है। मेंस का जब आप आंसर राइटिंग करेंगे। जी, मेंस की में भी और प्लस ज्योग्राफी के लिए मैं बोल रहा हूँ। जैसे पेंक और डेविस या आइसोस्टेसी या फिजियोग्राफिकल डिवीजन ऑफ इंडिया की बात करेंगे, तो इन लोग का एक पर्टिकुलर डायग्राम है जो पेंक ने बनाया था या डेविस ने बनाया था, तो या फ्रॉड ने, एरी ने अपना अपना डायग्राम बनाया था, तो वो किताबों में दिया रहता है, तो उस डायग्राम को जरूर बनाएंगे आप, उससे आंसर और अच्छा हो जाता है। और इसके अलावा मेंस के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज मैं बताना चाहता हूँ कि आप लोग प्रॉपर आंसर राइटिंग कीजिए, सही तरीके से सही गाइडेंस आंसर राइटिंग कीजिए। हमारे पूरे ग्रुप आंसर राइटिंग करते थे और आप लोग भी आंसर राइटिंग कीजिए, क्योंकि आंसर राइटिंग जब तक आंसर राइटिंग करेंगे तो आप अपनी कमियों को जानेंगे और आप कमियों को दूर करके आप अच्छा स्कोर एग्जाम में कर पाएंगे। और उसके बाद तीसरा स्टेज आता है इंटरव्यू का स्टेज आता है। इंटरव्यू बहुत ही सब्जेक्टिव टर्म है। मुझे ऐसा लगता है कि इंटरव्यू की तैयारी 15 दिन, 20 दिन या 1 महीने में नहीं होती है। इंटरव्यू एक अनवरत तैयारी का पार्ट होता है। इंटरव्यू में हम लोग हमेशा जब हमें तैयारी स्टार्ट करें तभी से हमें इंटरव्यू पर फोकस करना चाहिए थोड़ा बहुत। जैसे कि
हमें ये ध्यान देना चाहिए कि हम कैसे किसी के सामने अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं, या हमारा एंगर मैनेजमेंट कैसा है, या कभी-कभी हम इंटरेक्शन हमारा कैसा हो रहा है? टेंशन वाली सिचुएशन में है तो हम कैसे आके चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं। हुँ, तो हुँ, कहीं न कहीं ये सब 1-2 दिन में या 1 महीने में नहीं आती है, इसलिए एक सतत प्रयास करना पड़ता है। तो बिल्कुल, आप शुरू से ही हमेशा अपने जो बॉडी लैंग्वेज है, अपनी बोलचाल है, अपना बिहेवियर है, उस पे हुँ, वर्क करने की ज़रूरत है, और हुँ, एक समय आएगा कि आपको ज़रूर आपको सफलता मिलेगी। जैसे मैं अपना उदाहरण देता हूँ कि शुरू-शुरू में जब मैं तैयारी स्टार्ट किया था, तो उस समय जी। सही समय अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता था। कई बार मैं जब बोलता था तो मैं फँस जाता था, लेकिन भाई आपको भी बिल्कुल। पता है। हुँ, तो हुँ, हुँ। लेकिन मैंने धीरे-धीरे अपने अंदर सुधार करने का प्रयास किया, और जो भी मैं बोलता था या जो जिनसे भी मैं बात करता था, उसको एनालिसिस करता था कि क्या मैं उनसे सही तरीके से बात किया हूँ या प्रभावी तरीके से बात किया हूँ। तो मैं खुद से उस चीज़ों को एनालिसिस करता था, जिससे मुझे मेरे अंदर धीरे-धीरे सुधार आया, और हम लोग लास्ट में सारे ग्रुप के सदस्य मॉक इंटरव्यू भी करते थे। चूँकि हम लोग अपने एक साथ तो रह नहीं पाते थे, तो हम हुँ, लोग हुँ, हुँ। जहाँ-जहाँ रहते थे वहाँ से ही ऑनलाइन माध्यम से कनेक्ट होकर हम लोग मॉक इंटरव्यू करते थे। मुझे याद है कि बिल्कुल, बिल्कुल। 2018 में मैंने और विपिन कुमार तिवारी आपने और हुँ, डॉक्टर विश्वपाल सिंह, हिमांशु श्रीवास्तव और अंकित गुप्ता, इन 5 लोग ने ग्रुप बना के एक-दूसरे का हुँ। मॉक ले लिया करते थे। और बिल्कुल, हम लोग बिल्कुल। सभी लोग को काफ़ी लाभ मिला है, और सभी लोग को एवरेज से ज़्यादा नंबर आए थे। कहीं न कहीं बिल्कुल, जो एक एक मॉक प्रैक्टिस है, वो की जा सकती है। बिल्कुल, बिल्कुल। और सबसे महत्वपूर्ण मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि जो भी फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज, तीनों स्टेज का एक अपना महत्व है। किसी भी स्टेज को हल्के में लेने की ज़रूरत नहीं है। जितना महत्वपूर्ण प्रीलिम्स है, उतना महत्वपूर्ण मेंस भी है, उतना ही महत्वपूर्ण इंटरव्यू है। क्योंकि प्रीलिम्स ही बिल्कुल, अगर क्वालीफाई नहीं करेंगे, तो आप मेंस नहीं दे पाएँगे। अगर मान हुँ, लीजिए आप मेंस क्वालीफाई किए, अगर इंटरव्यू आपका अगर अच्छा नहीं गया, तो आप अच्छी रैंक हो सकता है ना लाएँ या सिलेक्शन भी ना हुँ, लें। इसीलिए हुँ, सबका अपना महत्व है, सभी पे वर्क करने की ज़रूरत है। और इसके अलावा मैं मेंस में हिंदी और एसे के बारे में बताना भूल गया। तो हुँ, हिंदी के लिए मेनली मैं हरदेव बाहरी और कृष्णनाथ पांडे का सहारा लिया था। हुँ। जिससे मैंने अपना लेटर राइटिंग और संक्षेपण वगैरह इम्प्रूव कर सकूँ। उसके अलावा जो हिंदी व्याकरण के लिए आदित्य पब्लिकेशन हुँ, की बुक है, वो हम लोगों ने पढ़ा था। उसके अलावा बिल्कुल, एसे लिखते बिल्कुल। वक़्त मैंने ये ध्यान दिया था कि एसे ओनली इन्फॉर्मेटिव ना होकर एक्सप्रेसिव और इंटरेस्टिंग होना चाहिए। जैसे कि किसी भी टॉपिक के बारे में एक जो इंसान है, उसको अगर हमें समझाना है, तो हम कैसे समझाएँगे कि वह समझ जाए आसानी से, मैंने इस पर ध्यान दिया था। उसके अलावा अपनी बातों को जस्टिफ़ाई करने के लिए तथा रोचक बनाने के लिए मैंने कोटेशन का हुँ, भी सहारा लिया। उसके अलावा हुँ, कुछ जो बहुत ही रेलेवेंट या महत्वपूर्ण जो कविताएँ थी, मैंने उसका भी सहारा लिया। तो इन सब चीज़ों का प्रयोग करके मैंने किया, और मैंने भी किया और हमारे ग्रुप के सभी सदस्यों ने भी किया, हुँ, और आज आपके सामने है, मैं आज आपके सामने हूँ, और मेरा ग्रुप का सारे सदस्य भी सफल हो चुके हैं। बिल्कुल। बहुत आपने डिटेल में मुझे कुछ कहने लायक ही नहीं छोड़ा आपने। प्री मेंस इंटरव्यू आपने सब कुछ जो है बिल्कुल डिटेल में बता दिया। बहुत अच्छा। अब मैं एक ही बात आलोक जी आपसे कहूँगा कि चलते-चलते जो परीक्षार्थी हैं, जो सिविल एस्पिरेंट हैं, आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? और जो आपका एक जो सफलता का श्रेय है, वो आप किसे देना चाहेंगे? मैं चलते-चलते यही कहना चाहता हूँ कि कोई भी एस्पिरेंट होता है, जो अपने गाँव से, अपने घर से दिल्ली, इलाहाबाद, पटना, जयपुर, बनारस तैयारी करने के लिए आता है, तो वह अकेले खुद नहीं आता है, वो अपने साथ-साथ अपने माँ-बाप, अपने परिवार वालों, अपने समाज की उम्मीद को लेकर आता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो कहीं न कहीं अगर वो कुछ भी करता है, तो तैयारी के इतर कुछ भी करता है या तैयारी भी करता है, कुछ भी करता है, तो वो अकेले प्रभावित नहीं होता, उसके साथ पूरा उसका परिवार, उसका समाज और उसके माँ-बाप सब प्रभावित होते हैं। हमेशा ये बिल्कुल। ध्यान रखना चाहिए। इसीलिए हुँ, तैयारी करने के दौरान आप कोई ऐसा काम ना कीजिए जिससे आपकी तैयारी प्रभावित हो। क्योंकि मैं कई बिल्कुल। बार देखता हूँ कि कई लोग तैयारी के अलावा कुछ अन्य कार्य में लिप्त हो जाते हैं या किसी अन्य गतिविधि में इन्वॉल्व हो जाते हैं, जो भटक सही जाते हैं, तरीका अपने नहीं है। रास्ते से जो है हाँ, विमुख हो जाते हैं, जो उनका लक्ष्य है उससे विमुख हो जाते हैं। हुँ, चूँकि आप अगर तैयारी करने आए हैं, आप सही तरीके से तैयारी कीजिए। अब जब तैयारी कर रहे हैं तो आपको कई तरह की आलोचनाएँ भी सुनने को मिलती हैं। तो बिल्कुल, बिल्कुल। आलोचनाओं से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि आलोचनाएँ, ये समझ लीजिए कि चोली और दामन का साथ समझ लीजिए है एक एक एस्पिरेंट और आलोचना का।
समझ लीजिए। आलोचनाएँ बिल्कुल। बिना एक एस्पिरेंट कंप्लीट ही नहीं हो सकता। सभी को आलोचनाएँ सुनने को मिलती है। मुझे, या आपको, यूँ विपिन कहें भाई कि को जो भी। सफलता का जो दूसरा पहलू है, वो आलोचना ही है। एक सिक्के के अगर हम जी, 2 जी, जी। पहलू माने, तो सफलता दूसरी तरफ है, तो आलोचना इस तरफ है। बिल्कुल सही कहा आपने। जी, और जो आलोचनाएँ होती हैं, उनको हम लोग एक ऐसे लें, एक एक चुनौती के रूप में लें, एक एनर्जी के रूप में कन्वर्ट करें और उस एनर्जी का प्रयोग करके आगे बढ़ें। क्योंकि जिस दिन आप सफल हो एक जाएँगे, सकारात्मक तो वे में आलोचनाओं को लें। हाँ, क्योंकि जिस दिन आप सफल हो जाएँगे, वो आलोचनाएँ जो है ऑटोमेटिक वो आलोचक आपके समर्थक हो जाएँगे। जैसे कि मैं अपने बारे में बता रहा हूँ कि जब मैं बिल्कुल, ग्रेजुएशन में बीए पार्ट 1 में जब मैं फेल हुआ था, तो मेरे लिए काफ़ी दर्दनाक था। हालाँकि फेल मैंने अपनी गलती से ही हुआ था, लेकिन हुँ, बहुत ही दर्दनाक था मेरे लिए। उस दौरान मेरे एक आध रिश्तेदार ने या किसी मेरे करीबी ने ये भी बोल दिया था कि तुम फेल हो गए, ज़िंदगी में कुछ कर नहीं पाओगे, हुँ, और भी लोगों ने मुझसे बहुत कुछ बोला था। लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैं मेहनत करूँगा, कहीं न कहीं मेरे दिमाग के कोने में हमेशा था कि अगर मैं मेहनत करूँगा, मैं सफल ज़रूर होऊँगा। तो मैंने बिल्कुल, बिल्कुल। धीरे-धीरे अपने आप को सबसे पहले उस अवसाद जो वाली सिचुएशन जो थी ग्रेजुएशन के दौरान, उससे बाहर निकाला। उसमें मेरे माँ-बाप और मेरे दोस्तों ने काफ़ी सहयोग किया। उससे बाहर बिल्कुल, निकला, तो उसके बाद फिर मैं मेहनत पे भरोसा रखा हमसे। मेरा मानना है कि अगर आप मेहनत करेंगे, तो सफलता ज़रूर मिलेगी। हाँ, मेहनत भी बिल्कुल, सही तरीके से होना चाहिए। तो मैं मेहनत बिल्कुल, करता गया, सफलता थोड़ी लेट भले हुई, लेकिन अंत में मुझे मिली और मेरे पूरे ग्रुप को ही मिली सफलता। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आप मैं सारे जो एस्पिरेंट हैं उनसे अनुरोध करूँगा कि आप लोग मेहनत कभी मत छोड़िए। उसके अलावा एक सफलता के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ मुझे लगती है, एक प्रॉपर गाइडेंस होना चाहिए और इफेक्टिव स्ट्रेटजी और एक स्ट्रिक्ट टाइम टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए। इनके लिए हार्ड वर्क और डेडिकेशन होना चाहिए। एक प्रॉपर एक सही दिशा में आपको आगे बढ़ना चाहिए, जिससे सफलता ज़रूर आपको मिलेगी। मैं अंत बिल्कुल, में यही कहना चाहता हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल और मैं आपके माध्यम से परीक्षार्थियों से मैं भी कुछ लगभग इसी टाइप से कुछ बोलूँगा। एक ही पंक्ति में कि धैर्य के साथ एक सही दिशा में जो निरंतर परिश्रम होता है, वो आपको आपके अपने लक्ष्य तक लेके ही जाएगा, भले समय कितना भी लग जाए। तो आपको धैर्य अपना बना के रखना है, परिश्रम का दामन कतई मत छोड़ना है और सबसे बड़ी बात है दिशा सही पकड़ना है। कई बार हम लोग जैसा कि आलोक जी ने अभी आप सब लोगों ने सुना होगा, आलोक जी ने बोला है कि लड़के बाहर जाके विमुख हो जाते हैं, अपने रास्ते से भटक जाते हैं। तो ये आपको ध्यान देना है। आप एक ऑफिसर बनने जा रहे हैं, तो आपके अंदर इतनी एबिलिटी तो हम मान के ही चल सकते हैं कि आपको इतना तो एहसास होगा कि हम किस दिशा में सही है और कौन-सी दिशा हमारी गलत है। तो दिशा से भटकाव बिल्कुल ना हो और निरंतरता रहे। ध्यान रखिएगा आलोक जी 2012 से मेंस लिख रहे थे, लेकिन सफल जाके हुए 2017 में। सोचिए आप कि 5-6 मेंस लिखने के बाद आलोक जी को सफलता हाथ लगी, लेकिन आलोक जी ने निरंतरता का जो दामन था वो बिल्कुल नहीं छोड़ा है। तो सीधा-सीधा यूँ कहें कि सही दिशा में धैर्य के साथ निरंतर परिश्रम आपको निश्चित रूप से आपके लक्ष्य तक लेकर जाएगा और अंत में मैं चलते-चलते मैं भी एक ही बात परीक्षार्थियों के लिए बोलूँगा कि एक बहुत अच्छी संस्कृत की एक सूक्ति है, उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः, न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रवसन्ति मुखे मृगाः। अर्थात कि जो भी कार्य हैं, वो आपके उद्यम से सिद्ध होते हैं। जो भी आपके लक्ष्य हैं, वो आपके परिश्रम से प्राप्ति है उनकी। और आप सोचें कि हमें जो खाली मनोरथ है हमारे, अर्थात बस मन में सोचे जा रहे हैं कि हमें तो ये बनना है, हमें तो वो बनना है और उस लक्ष्य के अनुकूल हम मेहनत नहीं कर रहे हैं, परिश्रम नहीं कर रहे हैं, हम निरंतरता बनाकर नहीं चल रहे हैं, तो वह लक्ष्य हमें प्राप्त नहीं हुआ। ठीक वैसे ही कि देखो शेर जंगल का राजा होता है, सिंह भले जंगल का राजा है, लेकिन सोते हुए सिंह के मुख में कभी हिरण प्रवेश नहीं करता, उसको भी अपना शिकार पकड़ना पड़ता है, उसके लिए पसीना बहाना पड़ता है। तो परिश्रम तो आपको रखना ही है, निरंतरता के साथ रखना है, धैर्य के साथ रखना है और एक सही दिशा में रखना है। तो निश्चित रूप से सफलता जो है आपको अपना चाँद सा मुखड़ा ज़रूर दिखाएगी। ठीक है? तो इसी वक्तव्य, इसी वाणी के साथ हम जो है अपने इंटरव्यू को विराम देते हैं। आलोक जी बहुत-बहुत धन्यवाद आपका और जो आपने एक अपना अमूल्य समय अनअकैडमी और मुझे दिया। थैंक यू वेरी मच।